नमस्कार, नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे विकास दुबे मामले से जुड़ी बड़ी खबर से। आपको बता दें, विकास दुबे के मामले में क्या नया खुलासा हुआ है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें नए नए तथ्य, नई नई बातें कैसे सामने आ रही हैं। सबसे पहले रिपोर्ट। 2 जुलाई की देर रात विकास दुबे के साथियों ने देवेंद्र मिश्रा और उनकी टीम पर धारदार हथियारों से हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई। 1 गोली उनके सिर में, 1 छाती में और 2 पेट में लगी थी। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा के पैर भी काट दिए थे। देवेंद्र मिश्रा के अलावा 3 पुलिसकर्मियों के सिर पर और 1 के चेहरे पर गोली मारी गई थी। कुछ पुलिसकर्मियों को 8 से 10 गोलियां मारी गई, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर गोलियों के निशान देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। विकास दुबे गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस ने कल देर रात विकास के एक साथी शशिकांत उर्फ सोनू को चौबेपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शशिकांत उर्फ सोनू पर 50,000 रुपये का इनाम था। कानपुर एनकाउंटर के बाद से ही सोनू फरार था। पुलिस के मुताबिक सोनू ने कबूल किया है कि घटना के दिन वो विकास दुबे के साथ उसके घर पर था। प्रभात मिश्रा और श्यामू वाजपेयी जैसे बदमाशों के साथ मिलकर उसने पुलिस की टीम पर हमला किया था। बताया गया कि लूटा गया असला अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। पुलिस ने छापेमारी में विकास के मकान से AK-47 राइफल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं शशिकांत के घर से भी इंसास राइफल और 20 जिंदा कारतूस मिले हैं। और विकास दुबे मामले की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने संदिग्ध पुलिसकर्मियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। SIT ने कानपुर के शिवली थाने में 1990 से लेकर 2020 तक तैनात रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी है। यानी शिवली थाने में पिछले 30 सालों में तैनात रहे पुलिसकर्मी जांच के घेरे में होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की निगरानी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस एनकाउंटर की मॉनिटरिंग करे। हालांकि कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पर जवाब मांगा है। और अब खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी। बिहार में बाढ़ से हालात बहुत खराब है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं, तो कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा है। भागलपुर में स्कूल का आधा हिस्सा कोसी नदी में समाया हुआ है। यहाँ बाकी बचे घर भी कटाव के मुहाने पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कटाव निरोधी कार्य यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। बिहार के मोतिहारी में आए बाढ़ के पानी से दुधौरा नदी पर बना हुआ बांध टूट गया है, जिसके बाद नदी के पानी से गांव के गांव डूब चुके हैं। बिहार में हर ओर लगभग यही स्थिति है। नेपाल के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में यूपी के महाराजगंज जिले में नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस इलाके में तटबंध कई जगहों पर टूट गए हैं, जिनकी वजह से हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमा को जोड़ने वाली तावाघाट लिपुलेख सड़क पिछले 4 दिनों से बंद है। बारिश के बाद कई स्थानों पर भारी मलबा जमा हो गया है। सामरिक नजरिए से अहम इस मार्ग में चीन बॉर्डर पर जाने वाले सैनिक भी फंसे हुए हैं। बात असम की करें तो वहां बीते काफी दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ और भूस्खलन से लगातार लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही है। बीते रविवार से असम में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। राज्य के 27 जिलों में करीब 22 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में यातायात पुलिस ने गाड़ियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की प्रमुख वजह ब्रह्मपुत्र नदी का खतरे के निशान से ऊपर बहना था। इसका असर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर भी पड़ा, जिस वजह से हालात असम में काफी खराब हैं। प्रशासन लगातार लोगों को खतरे की जद से बाहर निकाल रहा है, लेकिन असम के अधिकतर हिस्सों में हाल बाढ़ से बहुत खराब है। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ नियंत्रण का एक अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया है कि वो सुबह शाम नदियों की पूजा करें। मंत्री जी का मानना है कि पूजा करने से बाढ़ कम हो जाएगी। नदियों पर कैंप बना करके बाढ़ के जो एरिया हैं वहां पर बंदे जो हैं उस पर कैंप बना करके रहना है। वहां पर जनरेटर लगा के रहना है। वहां पर लाइट और इमरजेंसी लाइट के साथ रहना है और वहां पर गार्ड की नियुक्ति करना है। पूरा स्टाफ जब वहां पर रहेगा तो नदी हमारी माँ है और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता और हमारा संस्कार ये कहता है कि हमको नदियों का पूजन करना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से
चीन में हालात कैसे हो? दक्षिणी चीन में झीलों और नदियों के किनारे पर मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। जियांगशी में प्योयांग झील के पानी को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए ये रिवर बैंक तैयार किया जा रहा है। यहाँ बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 1600 से ज्यादा लोगों को यहाँ से पहले ही 10 जुलाई को 12 अलग अलग शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। नाव में बैठाकर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें वुहान की है, जहाँ कोरोना वायरस के कहर की शुरुआत हुई थी। कोरोना के बाद अब यहाँ बाढ़ ने भी कहर बरपा रखा है। नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दक्षिणी चीन के अनहुई, यूनान और हुबेई प्रांत में मूसलाधार बारिश जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैनिकों ने नदी के किनारों पर सैंडबैग रख दिए हैं। राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मी अभी शांत होने वाली नहीं। सचिन पायलट को आज गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज उन्हें उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो लोग बैठक में उपस्थित नहीं हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। राजस्थान में सरकार की वर्तमान स्थिति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मजबूरी में हाईकमान को फैसला करना पड़ा। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी। और सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भगवान राम भारतीय नहीं थे। नेपाल के पीएम केपी ओली ने भानु जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भगवान राम को नेपाल का बताया और कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। भगवान राम पर नेपाल की इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों की भावनाओं का अनादर कहा है। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, इसका प्रमाण पत्र किसी राम भक्त को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी से नहीं चाहिए। श्री राम के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भाव रखने वाले हैं, उनकी भावनाओं का अनादर किया है और इसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच आज लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक जारी। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो रही है। जून के बाद से यह कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक है। कोर कमांडर स्तर की बैठक आज सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई। यह बैठक भारतीय सीमा में लद्दाख के चुशुल में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सैनिकों की वापसी के कदमों पर समीक्षा की जाएगी। पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 से पीछे हटने पर भी बातचीत होगी। साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी सोच पर अमेरिका ने चोट की। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव एक दूसरे पर वार पलटवार का कारण बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग साउथ चाइना सी में दूसरे देशों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। हम उसके इस समुद्री साम्राज्य के दावों को कमजोर करने के लिए अपनी नीति को और मजबूत करने जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका के इस बयान पर आपत्ति जताई है। चीन के दूतावास ने कहा कि विदेश मंत्री पोम्पियो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनका बयान सही नहीं है। हम साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी का विरोध पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। चीन अब जापान के कुछ इलाकों पर अपना दावा जता रहा है। जापान ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस से लड़ते विश्व के बीच चीन ने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया है और अब वो जापान के कुछ हिस्सों को अपना बता रहा है। जापान में सेनकाकू आइलैंड्स को चीन ने दियायो नाम दिया हुआ है और कोरोना काल के दौरान ही चीन ने यहाँ घुसपैठ शुरू कर दी थी। जापान के लिए इस वक्त उत्तर कोरिया से बड़ी चुनौती चीन बना हुआ है और जापान चीन को उत्तर कोरिया की तुलना में ज्यादा गंभीर भी मानता है। दोनों देश लगातार खुद को सामरिक रूप से ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता आज इस मुद्दे पर सक्रिय रहे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के विरोध में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी नेताओं ने अपराध रोकने में नाकाम ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को भी आज ज्ञापन सौंपा।
कि वो सुसाइड केस है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी पुरुलिया के अंदर हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को इस प्रकार हैंग लटकाया था और बाद में पुलिस ने कहा कि आत्महत्या। अपने विधायक की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज राज्य में 12 घंटे का बंद रखा। बंद के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इस बीच आज बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक विधायक ने आत्महत्या की थी। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक विधायक ने अपने सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम लिखे। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बाद राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया गया। 16 दिनों के लॉकडाउन में परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान को बंद रखने का आदेश दिया गया है। फल, सब्जी, अनाज, दूध समेत जरूरी सामानों की दुकानें खोल सकेंगी। कल बीजेपी के करीब 75 नेता और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 411 नए मामले सामने आए, जबकि पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,116 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। और देश में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 9 लाख के पार हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,06,752 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,498 नए मामले सामने आए, जबकि 553 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत का रिकवरी रेट 63% तक पहुंच गया है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। नया प्लाज्मा बैंक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बनाया गया है। एलएनजेपी अस्पताल को 200 प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मिली है। पॉजिटिविटी रेट घटा है, मौतें बहुत कम हुई हैं। मिड जून में लगभग 101 मौत डेली हो रही थी और अब लगभग 40 के करीब मौत डेली हो रही है। उसको भी कम करना है सबको मिलके। और देश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दुनिया वैक्सीन के लिए अब भारत पर निर्भर है। कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सोशल वैक्सीन के इस्तेमाल पर जोर दिया। यानी कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सावधानी बरतें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसी के साथ आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि दुनिया में सप्लाई की जाने वाली 60% वैक्सीन भारतीय मूल की होती है। India is considered as the pharmacy of the world. Any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number one, or by China, because these are the two major producers of vaccine in the world. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 30 दिन बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। मुंबई पुलिस सुशांत से जुड़े 35 से ज्यादा लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। इनमें से कई से पूछताछ हो चुकी है, कई से होनी अभी बाकी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के कुक से मुंबई पुलिस ने दोबारा पूछताछ करते हुए तकरीबन 6 घंटे सवाल किए। आत्महत्या से पहले के 3 दिन के बीच हुई हर छोटी बड़ी जानकारी सुशांत के कुक से ली गई। साथ ही साथ खाने पीने से लेकर सभी चीजों की विस्तृत जानकारी मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू से पुलिस 14 जून से पहले के 3 महीने में हुई बातचीत, मुलाकात, रिया चक्रवर्ती से संबंधों जैसी हर छोटी बड़ी चीज पर जानकारी चाहती थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुँच पाई है। और नए भारत का 2020 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.